नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपको कृषि को समर्पित एकमात्र कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में। किसान भाइयों, चारों तरफ वर्षा ऋतु छाई हुई है, हरियाली का मौसम है, बड़ा ही सुहाना सा मौसम हो चला है। हमारे पूरे मध्य प्रदेश में हरियाली छाई हुई है, लेकिन इस सुहाने मौसम में हमें अपने कृषि कार्यों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो खरीफ की मुख्य फसल है धान, धान में अगर रोग लग जाए तो पूरी की पूरी फसल नष्ट हो सकती है। तो क्यों ना आज के अंक में हम बात करें धान में रोग प्रबंधन के विषय में। इस विषय को लेकर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित हैं एक विशेष अतिथि, जो कि हैं डॉक्टर के मिश्रा। ये है जोनल अधिकारी, वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, जोनल कृषि अनुसंधान केंद्र पवारखेड़ा से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, आप हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि जो धान है उसमें कौन कौन से मुख्य रोग लगते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि मैडम ने कहा कि प्रमुख रोग धान के क्या क्या हैं, तो जो धान के रोगों की कैटेगरी है उसमें कवक जनित रोग होते हैं और बैक्टीरिया जीवाणु जनित रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं। इस तरह से कई 2-3-4 कैटेगरी है रोगों की। जो प्रमुख रोग हैं, जो कि ज़्यादातर मुख्य रूप से देखे जा रहे हैं या जो किसान हम लोगों के पास समस्याएं लेके आ रहे हैं, उसमें से धान में लगने वाला हिंदी में जिसको झुलसा बोलते हैं ब्लाइट, धान में लगने वाला ब्लाइट, धान में लगने वाला ब्लास्ट, और धान में सीथ ब्लाइट भी लगता है, सीथ रॉट भी लगता है, जिंक की कमी से खैरा रोग भी होता है। ये सारे जो रोग हैं इस समय प्रमुखता से फील्ड में देखे जा रहे हैं। अच्छा जी, डॉक्टर साहब, आपने बताया कि धान का ब्लाइट रोग, तो ये क्या होता है, किसान भाई इसको पहचाने कैसे हैं, इसके लक्षण क्या क्या हैं और प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए? ये बहुत ही अनुकूल प्रश्न है और किसानों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस समय लगभग 40 दिन के ऊपर की फसल है और ज़्यादातर किसानों के यहाँ ये समस्या ये आगे बढ़ सकती है। क्या है, इस समय मौसम पूरी तरह से नम है, एटमॉस्फेयर में जो नमी का प्रतिशत है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, और इसमें जैसे ही थोड़ा सा तापमान बढ़ेगा तो बढ़े हुए तापमान और बढ़ी हुई नमी की वजह से ये रोग बहुत ही तीव्रता से फैलता है। इसलिए इस रोग को किलर डिजीज भी बोलते हैं धान के लिए। अच्छा जी। तो ये रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। अब बात आती है कि किसान भाई इतने महत्वपूर्ण रोग को समय से पहचाने कैसे। इसमें जो हानि का प्रतिशत है, हम साथ ही साथ बताते चलें कि इसमें यदि आप 1 से 2 दिन चूक हो गई किसानों से तो इतना तेज फैलता है कि 100% हानि संभव है। अच्छा जी। इसलिए इसके जो रोग के प्रबंधन के लिए बहुत ही सजग रहना होगा। उसके लिए किसानों को क्या करना है, सबसे पहले लक्षण पहचानना है। अच्छा। तो जो बहुत ही आसानी से इसको धान में जो लगने वाला ब्लाइट है, बैक्टीरियल ब्लाइट, ये एक जीवाणु जनित रोग है। इसमें जो प्रमुख लक्षण आएंगे, पत्ती ऊपर से नीचे की ओर सूखती हुई चली आएगी। अच्छा। और लगभग सफ़ेद या जो एक्स्ट्रा कलर में, भूसे के कलर में पत्ती हो जाएगी। पत्ती की किनारे से लेके अंदर की ओर बढ़ेगा रोग और नीचे की ओर सूखता चला जाएगा। दूर से ही दिखेगा कि कुछ पैचेज में ऊपर की पत्तियां सूखी हुई हैं और ये नीचे की ओर आगे बढ़ रही हैं। तो और इसकी जो बढ़ने की तीव्रता है वो बहुत ज़्यादा है। यदि सवेरे अर्ली मॉर्निंग में किसान भाई खेत पे अपने जाएं तो देखेंगे जो संक्रमित पत्तियां हैं, संक्रमित भाग के जस्ट नीचे देखेंगे तो उनको जो छोटी छोटी बूंदें पत्तियों पे लटकी रहती हैं, उन बूंदों का जो कलर देखेंगे तो सामान्य पानी होगा तो वो चमकदार होगा। लेकिन यदि बैक्टीरिया से संक्रमित पत्ती होगी और उस संक्रमित पत्ते के जो संक्रमित भाग पे जो पानी होगा उसका कलर पीला होगा। तो एक ये जो है देख के ही पहचान सकते हैं। साथ ही साथ जो मुख्य पहचान है वो यही है कि वो
नई और पुरानी पत्तियां सभी एक साथ ऊपर से, मुख्य रूप से नई पत्तियों को जल्दी संक्रमित करता है। ये ऊपर से सूखना शुरू होगा, नीचे की ओर बढ़ेगा और बहुत ही तीव्रता से बढ़ेगा। पहले कुछ पैचेज में आएगा, पूरे खेत में जो किसान कहते हैं कि चंदके में, तो वो जो पैचेज में शुरू में रहता है और तेजी से बढ़ के पूरे खेत को कवर कर लेता है। तो ये विषाणु जनित जो जीवाणु जनित रोग है, ये इसका ये प्रमुख लक्षण जो जैसा कि मैंने बताया यही है पत्तियों पर। जी डॉक्टर साहब, अगर किसान भाई ये जानना चाहें कि जैसे अतिवृष्टि हो या अनावृष्टि हो, तो क्या इसमें भी रोग लगने की संभावना है? तो किसान भाई उससे पहले ही जागृत रहें कि पानी ज्यादा गिर रहा है तो हमें अब ये वाली बीमारी लगने वाली है, या पानी कम मिल रहा है फसलों को तो ये बीमारी लग सकती है, ऐसा कुछ हो सकता है? बिल्कुल सही प्रश्न है आपका। यदि अनावृष्टि वाली स्थिति है तो उस समय तो धान फसल भी अच्छी नहीं होगी। हाँ जी। और यदि सिंचाई करके किसान उसको करें तो बेशक अच्छी फसल होगी जी। सिंचाई से भी धान हो सकता है, लेकिन अतिवृष्टि की दशा में भी ये रोग बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। अच्छा जी। क्योंकि जो वायुमंडल में नमी की मात्रा है, जो इसको रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग बोलेंगे, हाँ जी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यदि अधिक है और यदि उसी समय धूप हो रही है, तापमान भी ज़्यादा बढ़ गया, तो ये बढ़ी हुई तापमान और बढ़े हुए जो RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाली दशा में ये रोग बहुत ही तीव्रता से फैलता है। अच्छा। और यदि असिंचित अवस्था है, अनावृष्टि की स्थिति है, तो बेशक उस स्थिति में ये रोग उतना तेजी से नहीं फैलेगा। अच्छा जी। तो क्या जब पानी की कमी होगी तो किसान भाइयों को क्या, क्योंकि धान तो जो है वो पानी की ही फसल है, तो पानी की स्पेशल कुछ अलग से उन्हें तकनीक अपनानी पड़ेगी कि हमें पानी की ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी? अब किसानों को जिनके पास पंप है वो पंप से भी सिंचाई करते ही है जी। हाँ, पंप चला के और खेत में लगातार खेत में पानी भरा होना कोई बहुत आवश्यक नहीं है। अच्छा। हाँ, इसलिए ये प्रक्रिया हम लोग सतत बताते रहते हैं कि खेत में आप पानी दें, पानी वो सूख जाए तो ऐसा नहीं है कि तुरंत उसमें पानी ही लगा दें। हमेशा पानी खेत में 1 इंच 2 इंच 4 इंच लगा रहे, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा। खेत गीला नम होना चाहिए, जिससे कि ये धान की फसल के लिए जरूर आवश्यक है, लेकिन खेत हमेशा 1 इंच उसमें 4 इंच पानी लगा हो ये आवश्यक नहीं है। जी। किसान भाइयों, हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छूटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से धान के रोग प्रबंधन किया जाए। इस विषय को लेकर जानकारी दे रहे हैं हमें डॉक्टर के मिश्रा जी, जो कि आए हुए हैं पवारखेड़ा से हमारे साथ में। सर, हम बात कर रहे थे ब्लाइट रोग की, तो किसान भाई अगर ये जानना चाहें कि ब्लाइट रोग का निदान किस प्रकार से हो तो वो आप बताएं। बेशक हमने अभी आपको जो लक्षण बताए, यही उसके निदान या लक्षण एक ही चीज़ है। किस तरह से उसको पहचाने वही उसका निदान है। तो जैसा कि हमने ब्रेक के पहले बताया कि पत्तियां जो ऊपर से सूखना शुरू होंगी, नीचे की ओर आएंगी, पत्तियों का कलर चेंज नहीं होगा, मतलब भूसे की तरह सफ़ेद होता चला आएगा, दूर से ही दिखेगा, और साथ ही साथ बहुत तीव्र फैलता है। ये तो इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। उसके बाद प्रश्न आता है, यदि ये इतना महत्वपूर्ण रोग है तो इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। किसान भाई इस रोग को कैसे रोकें जी? तो देखिए, इसमें जो इसके तेज बढ़ने की वजह से इसको जो हम बताए भी कि किलर डिजीज बताते हैं, तो इसमें यदि आप जरा सा चूक हुई तो नुकसान अधिक हो सकता है। इसलिए किसान भाइयों को इस मंच के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही उनको लगे कि इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं और सवेरे यदि खेत में वो गए, पत्तियों में संक्रमित भाग में देख रहे हैं कि पीले पीले पानी के ओस के बूंद हैं, इसका मतलब ये जो है ब्लाइट रोग है। ये बैक्टीरियल रोग के प्रबंधन के लिए उनको एक छिड़काव शुरू से ही उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का छिड़काव करना है। हाँ जी। उसकी लगभग एक पुड़िया में 6 ग्राम जो है दवा रहती है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा। हाँ जी। तो उस दवा की 6 ग्राम मात्रा 30 लीटर पानी में घोलना है। अच्छा। घोलने के लिए बहुत ही आवश्यक जो हम बताते हैं कि ऐसे ही आप पानी में डाल देंगे और फिर उसको डंडी से हिलाएंगे तो वो अच्छे से घुलता नहीं है। घोलने के लिए उसको हाथ पे थोड़ा सा एक बार में पाउडर 1-2 ग्राम लें। अच्छा। 1-2 बूंद पानी डाल के उसको उंगली से पेस्ट बनाएं, बाल्टी में धुल दें। अच्छा। इसी तरह से 2-3 बार 4 बार में पूरा जो पाउडर है उसको पेस्ट बना के बाल्टी में उसको घोल लें। मान लीजिए 10 लीटर में आपने घोल बनाया। अब उस 10 लीटर में आप 20 लीटर और पानी डाल दें तो पूरा ये 30 लीटर, एक पुड़िया से 30 लीटर घोल बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपको 1 एकड़ में लगभग 150 लीटर पानी का छिड़काव अच्छे से करना है, जिससे पूरी तरह से पत्ती भीग जाए। तो शुरुआती समय में केवल स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से प्रबंधन हो जाएगा। यदि रोग ज़्यादा तीव्र हो गया या लेट की स्टेज हो गई तो उस दशा में ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ ही साथ उसमें हम कॉपर फार्मुलेशन भी मिक्स करते हैं। अच्छा। तो उसमें जो दवा की सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो हाफ कर देते हैं, आधा कर देते हैं। मीन्स ये जैसे कि आधा भाग उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले लेंगे, आधा भाग उसमें हम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन लेंगे। मतलब जो 30 लीटर ही पानी रहेगा। अच्छा। लेकिन उसमें जो पूरा 6 ग्राम डालते हैं तो 6 ग्राम न डाल के उसमें 3 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालेंगे। बाकी 30 लीटर पानी में 60 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालेंगे। अच्छा जी, ये बात जो किसान भाई हैं अगर उस पर ध्यान दें कि अगर उनके खेतों में रोग बहुत ज्यादा तीव्रता से बढ़ गया है तो डॉक्टर साहब की बात उनको सुनना चाहिए और इससे उनको फर्क भी पड़ेगा, उनकी जो फसल है वो बचा सकते हैं। हाँ। जी। तो जैसा कि अभी हम प्रबंधन पे चर्चा कर रहे हैं, बहुत ही आवश्यक है कि शुरुआत में ही उस पे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से मैनेज कर लें। और जैसा मात्रा भी बता दिए, दोबारा रिपीट कर दे रहे हैं। एक पुड़िया जो 6 ग्राम की होती है वो 30 लीटर पानी के लिए पर्याप्त है। घोलने की विधि बताए, उसको पेस्ट बना के ही करें। उसमें घोलने के बाद आप देखेंगे कि उसका एकदम पारदर्शी पीला कलर का घोल बन के तैयार होगा। अच्छा। यदि इस तरह का घोल बन के तैयार हो गया तो निश्चित तौर पे वो काम करेगा। अच्छा। यदि घुला नहीं तो वो पीले कलर का पारदर्शी घोल नहीं दिखेगा, इसका मतलब उसमें दवा अच्छे से घुल नहीं पाई है। तो दवा घोलने के लिए जो हम ये एक व्यवस्था बता रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है। इससे दवा के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही साथ पूरी तरह से जब घुलेगी तो खेत में उसका असर दिखेगा। नहीं तो किसान भाई
कहते हैं कि हमने तो दवा छिड़काव किया लेकिन हमें आशातीत परिणाम नहीं दिख रहे हैं। इसलिए दवा का घोल, दवा की मात्रा और शुरू में ही उसको जैसे 2-4 पैचेज में दिख रहा है उसी समय छिड़काव करें। निश्चित तौर पे यदि शुरुआत में प्रबंधन किए तो रोग वहीं के वहीं रुक जाएगा। साथ ही साथ अगले स्टेज में यदि किन्हीं कारणों से चूक हो गई या जिन किसानों के यहाँ खेत जब वो देखे तो ज़्यादा उसमें रोग आ गया था तो वो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के साथ फंजीसाइड भी मिक्स करें, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, तो उससे बहुत ही प्रभावी प्रबंधन होगा। ये प्रबंधन का तरीका पूरी तरह से पर्याप्त होगा। जी डॉक्टर साहब, हमने जब पहले बात की आपसे पूछा कि कौन कौन से रोग होते हैं, तो आपने नाम लिया जो ब्लास्ट रोग। ब्लास्ट रोग क्या होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे और निवारण किस प्रकार से होगा? अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ब्लाइट पे, बहुत थोड़ा सा शब्दों में अंतर है तो इसलिए किसान भाई बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। बहुत ही आसान है पहचानना। ये जैसे हम लोगों के लिए, एक्सपर्ट के लिए आसान है, वैसे हम बता रहे हैं किसानों के लिए भी अति आसान है। कहीं कोई इसमें दिक्कत नहीं है। जो ब्लास्ट रोग है और जो ब्लाइट रोग है, दोनों में अंतर ये है कि ब्लाइट में पत्तियां ऊपर से नीचे की ओर सूखती हुई जाती हैं और उसका कलर लगभग भूसे की ही तरह सफेद या ग्रे कलर का रहता है। और जबकि ब्लास्ट में क्या होगा, ब्लास्ट में धब्बे बनते हैं चिड़िया की आंख के आकार के। अच्छा जी। बीच में वो चौड़ा होगा, दोनों किनारों पे आंख की तरह पतला होगा और जो धब्बे का जो केंद्र बिंदु है वो ग्रे कलर का होगा। अच्छा। धब्बे का जो किनारा होगा वो डार्क ब्राउन होगा। बहुत ही आसानी से पहचान सकते हैं, दूर से ही दिखता है कि हाँ इसमें गोल गोल धब्बे दिख रहे हैं, ये किनारे इनकी आंख की तरह हैं और जो धब्बे का केंद्र है वो ग्रे कलर का है। ठीक है, ये मुख्य अंतर है जो कि आपको पत्ती में रोग के लक्षण देख के आसानी से पहचान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल गोल गोल धब्बे वहाँ जो ब्लाइट के केस में जो कि जीवाणु से होने वाला रोग है उसमें नहीं दिखते। लेकिन ब्लास्ट जो कि कवक या फंगस से होने वाला रोग है, बहुत बड़ा अंतर है जो किसान भाइयों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। बहुत आसानी से, बिल्कुल उसमें कोई घबराने की बात नहीं। आप किसान भाई खेत में जाएं और वो मेड़ से चल रहे हैं, देखते जाएं पत्तों पे कहीं कोई। और एक और खास बात, जैसा कि हमने बताया कि जो जीवाणु झुलसा है, बैक्टीरियल ब्लाइट है, उसमें हमने ब्लाइट में बताया कि जो नवीन पत्तियां हैं, मुलायम पत्तियां हैं, वो पहले संक्रमित होती हैं। जबकि जो ब्लास्ट है, जो फंगस से होने वाला रोग है, इसमें पुरानी पत्तियां पहले संक्रमित होती हैं। ये एक बहुत बेसिक बड़ा अंतर है। जी जी जी। आप खेत में जा रहे हैं, देखें पुरानी पत्तियों में रोग लगा है कि नई में। यदि नई पत्तियों में है तो ज्यादा संभावना है कि वो जो है ब्लाइट होगा। ब्लाइट के देखिए ऊपर से सूख रहा है कि नहीं, उसमें कलर तो नहीं चेंज हो रहा है। यदि ऐसा नहीं है तो उसमें गोल धब्बे हैं। निश्चित तौर पे यदि गोल धब्बे हैं और पुरानी पत्तियां हैं तो वो ब्लास्ट ही होगा। यदि नई पत्तियां हैं और उसमें कलर पत्ती का नहीं चेंज हो रहा है, कोई उसमें गोल धब्बे नहीं बन रहे हैं, तो वो ब्लाइट होगा जो कि जीवाणु से होता है। तो बहुत आसानी से पहचान कर सकते हैं। हम लोग किसान के खेत पे भी जाते हैं, उनको वहाँ मौके पे भी प्रशिक्षित करते हैं और इस मंच के माध्यम से भी हम उनको बता दे रहे हैं कि आसानी से उसका जो है निदान या आइडेंटिफिकेशन या पहचान जो उनको समझ में आए कर लें। सर मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि घड़ी की सुई कह रही है कि अब हमारा समय समाप्त हो चुका है। आप आए हमारे स्टूडियो में और हमारे किसान भाइयों को इतनी रोचक जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार किसान भाइयों, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि खबरें खेती की आने ही वाली है। किसान भाइयों नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। नए कृषि सुधार कानून खेती को समृद्धता देंगे। यूरिया डीएपी की लंबित मांग शीघ्र पूरी करें। मध्य प्रदेश में खरीफ बुवाई 88% पूरी। इल्ली से बचाएं सोयाबीन और उद्यानिकी में अपनाएं वैज्ञानिक तरीका। और अब खबरें विस्तार से।
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के कृषि विज्ञान केंद्रों की क्षेत्रीय कार्यशाला का उद्घाटन गत दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि भारत सरकार गांव, गरीब किसान, किसानी की प्रगति के लिए प्राथमिकता के साथ काम कर रही है। इस दिशा में कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। देश भर में गांव-गांव अधोसंरचना विकसित करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड सहित आत्मनिर्भर भारत अभियान में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज शुरू किए गए हैं। इसी तरह 6,850 करोड़ रुपए के खर्च से 10,000 नए एफपीओ के गठन की स्कीम तथा किसानों के सशक्तिकरण के लिए नए कृषि सुधार कानून जैसे ठोस कदम खेती को समृद्धता देने वाले हैं। ये कृषि विकास में मील का पत्थर साबित होंगे। 86% छोटे व मंझोले किसान इसके माध्यम से और मजबूत होंगे, जिससे देश की भी ताकत बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कोरोना के संकट काल में भी केवीके के वैज्ञानिक सूचना संचार तकनीकों एवं कृषि विभाग के साथ मिलकर किसानों को उचित तकनीकों द्वारा लाभ पहुंचा रहे हैं, जो सराहनीय है। पशुधन एवं मछली पालन के विकास के लिए भी केवीके पूरे जज्बे के साथ काम कर रहे हैं तथा कृषि व सभी संबद्ध क्षेत्रों की सतत प्रगति व किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। यूरिया की मांग शीघ्र पूरी करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री मनसुख मांडविया से मुलाकात कर अनुरोध किया है कि केंद्र में यूरिया और डीएपी की लंबित मांग को शीघ्र जारी किया जाए, जिससे किसानों को बुवाई में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने फार्मा क्षेत्र में विस्तार के लिए प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइसेस पार्क की स्वीकृति शीघ्र प्रदान करने का भी अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित पार्क के लिए राजधानी भोपाल से लगभग 100 किलोमीटर दूर मोहासा बावई औद्योगिक क्षेत्र में 2400 एकड़ भूमि भी चिन्हित कर ली गई है। इसके अलावा लगभग 1500 एकड़ भूमि में उद्योगों की आवश्यकता अनुसार अधोसंरचना विकसित की जा चुकी है। मध्य प्रदेश में खरीफ बुवाई ने रफ्तार पकड़ ली है। अब तक 131,50,000 हेक्टेयर में बोनी कर ली गई है, जो लक्ष्य के विरुद्ध 88% है। राज्य में मक्का, तुअर, उड़द, मूंग एवं मूंगफली फसलों की बोनी निर्धारित लक्ष्य से अधिक क्षेत्र में कर ली गई है। कृषि विभाग के मुताबिक राज्य में खरीफ फसलों का सामान्य क्षेत्र 118,50,000 हेक्टेयर है। इस वर्ष 149,29,000 हेक्टेयर में फसलें लेने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध अब तक 131,50,000 हेक्टेयर में बोनी हो गई है। इसमें राज्य की प्रमुख तिलहनी फसल सोयाबीन की बोनी 51,67,000 हेक्टेयर में कर ली गई है, जबकि लक्ष्य 61,65,000 हेक्टेयर का रखा गया है। राज्य की दूसरी प्रमुख खरीफ फसल धान की बोनी अब तक 26,37,000 हेक्टेयर में हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में अब तक मक्का 15.58 लाख हेक्टेयर में, तुअर 4.09, उड़द 14.64, मूंगफली 3.82 एवं तिल 3.09 लाख हेक्टेयर में तथा कपास की बुवाई 6 लाख हेक्टेयर में की गई है। राज्य में अब तक कुल खाद्यान्न फसलें 46,44,000 हेक्टेयर में, कुल दलहनी फसलें 20,37,000 हेक्टेयर में एवं कुल तिलहनी फसलें 58,69,000 हेक्टेयर में बोई गई हैं। सोयाबीन में सबसे बड़ी समस्या खरपतवार की होती है। कई बार मौसम की मार से इल्लियों का प्रकोप भी घातक होता है। सोयाबीन फसल के जीवन काल में फसल की बढ़वार के लिए प्रारंभिक 30 से 40 दिनों की अवधि ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त प्रजनन के लिए लगने वाली ऊर्जा का संकलन भी पौधे इसी अवधि में करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस अवधि में भूमि में उपलब्ध पोषक तत्व अधिक से अधिक मात्रा में फसल को मिले। सोयाबीन की फसल में उगने वाले खरपतवारों के नियंत्रण के लिए क्यूजॉल प्रॉप इथाइल 5%, फिनॉक्सी प्रॉप इथाइल अथवा इमाजेथाइ पर 1 लीटर प्रति हेक्टेयर मात्रा का छिड़काव करें। ध्यान रखें कि रसायनों के छिड़काव के समय मिट्टी में नमी उपलब्ध होना चाहिए। लगातार बादल बारिश का मौसम रहने के कारण सोयाबीन की फसल में कीट प्रकोप की संभावना भी बढ़ जाती है। सोयाबीन की फसल में नील भृंग, तना मक्खी, गर्डल बीटल तथा हरा सेमी लूपर का प्रकोप हो सकता है। नियंत्रण के लिए मिथोमिल 40%, SP 30 ग्राम प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में कीट व्याधि नियंत्रण ज़्यादा आसान होता है। उद्यानिकी फसलें लेने वाले किसान भाई फसलों का निरीक्षण करें तथा जिन्होंने सब्जियां लगाई हैं वो खेत में पानी भराव की स्थिति बिल्कुल न बनने दें। इसके लिए जल निकासी की समुचित व्यवस्था करें। साथ ही
ज़रूरत के मुताबिक सब्जी फसलों में निंदाई गुड़ाई करें। रस चूसक कीटों जैसे माही इत्यादि के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोरोपिड कीटनाशक 5 मिलीलीटर प्रति स्प्रेयर एवं फल तथा तना छेदक इल्लियों के नियंत्रण के लिए मिथोमिल 40% SP 30 ग्राम प्रति स्प्रेयर घोल बनाकर छिड़काव करें। कीटनाशक छिड़काव के पूर्व तोड़ने लायक फल तोड़ लें। फलदार पौधे जैसे आम, आंवला, नींबू, कटहल इत्यादि के पौधे रोपित करें। बड़े आकार में बढ़ने वाले पौधे जैसे आम, कटहल इत्यादि के पौधों के बीच का अंतर 8 मीटर रखें। पुराने रोपित पौधों के गड्ढों के आसपास जल भराव की स्थिति न बनने पाए। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।